Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to start with international politics meaning nature and scope. आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है बीए सिक्स सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है, व्हाट इज इज नेचर, उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। देखो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अगर आप इंडिया के अंदर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसमें क्या इंट्रोडक्शन आपने इंक्लूड करनी है, डेफिनेशन आपने क्या लिखनी है, नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है और उसे कंक्लूड किस तरीके से करना है। क्योंकि मेरे पास बड़े सारे कमेंट आ रहे थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे वीडियो बनाई जाए। देखो, फर्स्ट यूनिट में से हमेशा ये क्वेश्चन आ रहा है बिना रुके। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के बताई है जिसमें लिंक प्रोवाइड करा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का और पीडीएफ्स प्रोवाइड करी है प्रीवियस आंसर्स की और प्रीवियस क्वेश्चंस की कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो से पहले वाली जो वीडियो है उसमें आपको पता लग जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, किस तरीके से पूछी जाती है। आफ्टर एनालाइजिंग दोज क्वेश्चन, आप मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे। देखो, अगर हम आम भाषा में इसे समझे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है, जैसे नेशन के अंदर अगर कुछ पॉलिटिक्स होती है तो उसे हम बोलते हैं नेशनल पॉलिटिक्स, विच इज़ अ स्ट्रगल फॉर द पावर। पॉलिटिक्स का मतलब ही होता है कि स्ट्रगल है पावर के लिए। हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि मैं सत्ता में हूँ, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उससे उसकी जो होती है वीक पॉइंट्स उसे उजागर करके मैं पॉलिटिकल पार्टी, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी बनाऊँ। तो इससे क्या होता है कि नेशनल पॉलिटिक्स तो इस तरीके से चलती है। पर अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, जैसे रशिया और यूक्रेन में क्या हो रहा है, देयर इज़ ऑलवेज स्ट्रगल फॉर पावर। वो रशिया चाहता है कि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, यूक्रेन चाहता है कि मैं अपनी लैंड को ना छोड़ूं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, स्ट्रगल हो रही है पावर के बीच में। दोनों कंट्री अपने अपने जो आर्म फोर्सेस है, देखो 1-1.5 साल हो गए उनकी वॉर ख़त्म नहीं हो रही है यूक्रेन और रशिया के अंदर। तो वो किसका पार्ट बन जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन का। जो चीज़ इंटरनेशनल रिलेशन में आती है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ऑटोमेटिकली पार्ट बन जाती है। दूसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दो डिफरेंट कंसेप्ट है। क्यों डिफरेंट कंसेप्ट है? देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। यूएसए की क्या रह चुकी है पॉलिटिक्स, ठीक है, रशिया में क्या चल रहा है, हम अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग दूसरों के सामने दिखाने के लिए क्या कर रही हैं, ठीक है, हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इंटरनेशनल रिलेशन में आपका इकोनॉमिक, सोशल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, हर चीज़ अगर हम किसी कंट्री पे फोकस करते हैं वो आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो जाता है, जिसके अंदर डिप्लोमेसी ही नहीं सिर्फ इंक्लूड होती। अगर हम उनसे किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करें, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो जाए, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड हो जाए, सोशल रिलेशन से रिलेटेड हो जाए, जैसे एनआरआईज वगैरह हमारे भी जाते हैं यहाँ से, तो वो किसका पार्ट बन जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट बन जाते हैं। जैसे आपको पता होगा कुछ कंट्रीज़ वीज़ा फ्री होती है, कुछ कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल होता है। ये आपका डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेशनल रिलेशन किस तरीके से हैं अगर आप किसी कंट्री में विज़िट करते हो। कुछ जैसे नेपाल जैसी कंट्री है, वहाँ हमारी इंटरनेशनल रिलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको सिर्फ आप कोई वीज़ा वगैरह की कोई लोड ही नहीं है। यहाँ तक कि पासपोर्ट की भी आप अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखा के उस कंट्री में विज़िट कर सकते हो, विच इज़ अवर नेबरिंग कंट्री। तो इस तरीके से हम बताते हैं अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को, जो पार्ट बन जाते हैं बाद में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, ठीक है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अ पार्ट ऑफ किसका है, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर से ही वो निकाला गया है। दूसरी बात, जैसे हमारे चल रहे G20 वगैरह, तो ये किसका पार्ट हो जाते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाते हैं, जिसके अंदर समिट्स वगैरह आ जाते हैं। कितने कितने तरीके के हम इंटरनेशनली दो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं यूएन के अंदर, इंटरनेशनल बॉडीज़ के अंदर, इकोनॉमिक वे आउट में, पॉलिटिकल, मिलिट्री में। तो ये सब पार्ट बन जाता है हमारे इंटरनेशनल पावर दिखाने के लिए, कि हमारे से लोग सोचे कि इंडिया इज़ आल्सो अ पावरफुल कंट्री। तो हमेशा जब भी पावर की लड़ाई होती है तो वहाँ पॉलिटिक्स आती है। जब हम इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं पावर के लिए तो वहाँ क्या बात आ जाएगी, आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात आ जाएगी।
तो आपका वही मतलब था जो पॉलिटिक्स का मतलब था, बस इंटरनेशनल वर्ड उसके आगे जोड़ देना है। तो ये आपका हो गया मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो इंट्रोडक्शन में, अगर आपने लिखना है कि एरिस्टोटल जैसे आपके फादर हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनके अकॉर्डिंग क्या है, आप ये सब कुछ ऐड कर सकते हो। जो मेन चीज़ें हैं लिखने की इसमें, रिजल्ट ऑफ, देखो यहाँ चीज़ सबसे पहले जो आपने इंट्रोडक्शन में ऐड करनी लाइन्स है वो है इंटरनेशनल रिलेशन जो है उनके बारे में ज़रूर डिस्कस करना है आपने। किस तरीके से इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट कब बना, ये चीज़ें। उसके बाद इम्पॉर्टेंट ग्रोइंग डे रोज़ आ रही हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसका रिजल्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन का है। ये कुछ कुछ पॉइंट्स आपने अपने इंट्रोडक्शन में 5-7 लाइंस की आपकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। ये सब कुछ अगर आप लिख दोगे तो वेल एंड गुड है। उसके बाद ये सब कुछ लिखने, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपको पता होना चाहिए। नाटो हो गया जो हमारी मिलिट्री से रिलेटेड, सीटो हो गया, सेंटो हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद आपका मतलब आ जाता है मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रगल फॉर पावर है, ठीक है। अगर इंटरनेशनल एरिया में हम देखेंगे तो इंटरनेशनली स्ट्रगल फॉर पावर आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बन जाएगा, अमंग डिफरेंट नेशंस के बीच में हो रही है। जैसे बाइपोलर आप ऑर्डर पढ़ोगे अगर, उसमें क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म होती है तो आपने वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते। एक था यूएसए की तरफ था, एक यूएसएसआर था, जिसे 1991 में तोड़ के रशिया बन जाता है जिसमें से, तो सोवियत यूनियन था ये। इन दोनों में कोल्ड वार चल रही थी, थर्ड वार नहीं हुई पर कोल्ड वार चल रही थी। तो कि कौन स्ट्रॉन्ग है, फिर उसके बाद यूएसए कहता मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। पर अब का सिनेरियो क्या है, अब ना बाइपोलर है, अब क्या इंडिया भी कह रहा है कि मैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, तो वो क्या बन चुका है, मल्टीपोलर बन चुका है आपका नेशन। क्योंकि हर कंट्री अपने अपने अचीवमेंट्स कर रहे हैं। कोई कंट्री किस चीज़ में आगे है, जापान में हिरोशिमा नागासाकी होने के बावजूद भी कितनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है वो जापान। उसके बाद आप चाइना कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, डेवलपिंग मतलब कि अपने लेवल पे। इंडिया रोज़ आगे बढ़ता चला जा रहा है अपनी इकोनॉमिक से, अब सब कुछ में, ठीक है। यूएसए में अपना योगदान दे रहा है वो जो एस्ट्रोनॉमीज़ वगैरह में हम देखें, नासाज हो गए, इसरो हो गया, चंद्रयान हम भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, फिर अपनी डेवलपमेंट शो करने के लिए, इस तरीके से। तो हम क्या बन चुके हैं, मल्टीपोलर बन चुका है वर्ल्ड, क्योंकि अब एक ही पावरफुल नेशन नहीं है। पहले क्या बना था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बाइपोलर बन चुका था, यूएसए और यूएसएसआर में बट गया था वर्ल्ड के, 2 ऑर्डर बन चुके थे कि कौन पावरफुल है, ठीक है। अब क्या हो गया, मल्टी पोलर सिस्टम आ गया, सारे पावरफुल है अपने अपने लेवल पे, इस तरीके से। तो आपने ये सब चीज़ें हैं जो ऐड कर देनी है। डेफिनेशन आप 2 याद कर सकते हो। देखो मोर्गेंथियो की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपने इसमें लिखना है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या इंक्लूड है। एनालिसिस करते हैं पॉलिटिकल रिलेशन का और पीस का। देखो अमन और शांति के लिए ही हमने इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं। अगर हर कंट्री चाहेगी मैं पावरफुल हो तो हम मिसाइलें एक दूसरे पे गिराते चले जाएंगे। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में रोज़ लड़ाई हो रही है, तो अमन और शांति बनाए रखने के लिए हमने क्या बनाए हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। कितने सारे हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाए हैं हमने, कि अगर इंटरनेशनल कोई लड़ाई होती है तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं, ठीक है, जो हेग नीदरलैंड्स वगैरह जो है सिचुएटेड है वहाँ। तो इन सब चीज़ों के लिए इंटरनेशनली अगर हमने कंट्रोल करना है 2 नेशंस को, तो वो जैसे अब कुलभूषण जाधव का जितना भी केस था वो कहाँ लगा था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, क्योंकि वो कह रहा था इंडिया का जासूस है, पाकिस्तान में आया था। इंडिया कह रही थी इन्होंने हमारा मिलिट्री वाला बंदा किडनैप कर लिया उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, जहाँ से हैदराबाद बेंगलोर वगैरह से। तो इन सब चीज़ों में डिस्प्यूट आ गया। अब पाकिस्तान में बैठा के वो अपना लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे, इंडिया अपने लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा। तो उन्होंने कहाँ रेफ़र कर दिया मैटर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉडी है, वो रूल करेगी, वो देखेगी कहाँ सही है क्या गलत है, ठीक है। या आप डेफिनेशन अपनी 2 कोई भी लिख सकते हो। उसके बाद देखो क्या है प्रॉब्लम, ये इसको करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ नॉमेनक्लेचर,
इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। डिफरेंस बिटवीन क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रिलेशन में 2 नंबर के लिए आता है। इनका सब्जेक्ट मैटर पे जब भी आपको ये डिफरेंस आए आपने हमेशा लिखना है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करेगा, इंटरनेशनल रिलेशन में हर चीज़ डिस्कस होगी, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट रिलेशन, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, सोशल इकोनॉमिक कल्चरल। ठीक है, स्टडी इसकी डिफरेंट है, वो पूरा वो एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, वो पूरा हॉरिजन पे फोकस करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी अलग है। इंटरनेशनल रिलेशन का पर्पस क्या है, इंटरनेशनल पीस बढ़ा के रखना, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कि पावर देखना। तो ये आपके 2 मार्क्स में आ जाते हैं। देखो जो भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको चैप्टर के बीच में ही बताती हूँ, एक्स्ट्रा अलग से मैं टॉपिक बता सकती हूँ, पर क्वेश्चन में क्या लिखना है वो आपको लेसन को पढ़ के ही और समझते टाइम ही समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद का नेचर क्या है इसका आप आराम से कर सकते हो क्योंकि आपको इसका मतलब समझ आ गया है। सोवरेन स्टेट आर चीफ एक्टर्स, मतलब कि जो स्टेट आज़ाद होंगे वही अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। अब किसी कंट्री की मैं कॉलोनी हूँ तो मैं उस कंट्री के द्वारा रिप्रेजेंट करी जाऊँगी। जैसे इंडिया था इंग्लैंड की कॉलोनी, तो इंडिया का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, तो वो इंग्लैंड के ही तरीके से रूल होता था, उनके अकॉर्डिंग ही हम अपने रूल जो लॉ थे वो पास करते थे। जैसे कि अगर देखा जाए तो जो इंग्लैंड में रूल होएगा, जो इंग्लैंड बनाएगा इंडिया में वैसे ही चलेगा। जैसे हम बजट सेशन की बात करें, इंडिया का टाइम होता है सुबह 9, 10, 11 बजे बजट लगता है, पर हमारा बजट का शाम के 5 बजे चलता है, क्योंकि जो फ्रांस के मिनिस्टर थे उन्होंने बजट का सिस्टम शुरू करा था रेलवे के लिए, एजुकेशन के लिए, देश के खर्चे करने के लिए। बजट जो होता है एक्सपेंसेस और जो इनकम को काउंट करता है, तो इंडिया में भी शाम को 5-6 बजे बजट निकालने लगे। तो पर इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग तो देखो ना शाम हो जाती है, पार्लियामेंट्री सेशन बैठता, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने थोड़ा थोड़ा करके आज़ादी के बाद चेंज लेके आए हैं, क्योंकि इंग्लैंड के लोगों ने इंग्लैंड का ही रूल यहाँ छोड़ के गए थे। तो सोवरन होना, आज़ाद होना बड़ा ज़रूरी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज ऑब्जेक्टिव। अब ये नहीं कि हम अपने दूसरे देश को ही गाएं, ठीक है, तो प्रोटेक्शन हमेशा होना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट का, अपने नेशन का हम ज़्यादा सोचें। अगर हम सोच रहे हैं इंडिया में बैठे तो मैं इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ, तो मैं इंडिया के बारे में ही अच्छा काम करूँ, इंडिया के बारे में अच्छा प्रमोशन करूँ, ना कि मैं अब दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में सोचूं। जब भी वो कहते रोहिंग्या जो मुस्लिम्स थे, जो रोहिंग्या लोग थे जो आ रहे थे, इंडिया ने कहा था हम उन्हें शरण नहीं देंगे, उनको क्या क्या बाईपास करवा देंगे उनकी कंट्री में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने नेशनल को इंटरेस्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, ना कि किसी और के नेशनल इंटरेस्ट को। तभी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो जो नेता, जैसे कि किसी का भाग के कोई आ जाता है क्राइम करके दूसरी कंट्री से, तो हमारा एक लॉ है एक्स्ट्राडिशन का कि उनको वहाँ छोड़ के हैं जिनकी उनकी कंट्री का है कि अपना मुजरिम है उन्हें यहाँ से ले जाओ, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि हम अपनी कंट्री को कोई वीक नहीं बनाना चाहते, हम अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं एज कम लॉज के अकॉर्डिंग भी और रिलेशंस के अकॉर्डिंग भी, कि किसी के मुजरिम को छुपा के हम उससे पैसे हड़प रहे नहीं। तो इसलिए एक्स्ट्राडिशन का लॉ है। जैसे कि कई लोग थे यहाँ क्राइम करके कनाडा भाग जा रहे थे, तो आपने मर्डर केसेस इतने सारे हो गए थे, तो वहाँ से कनाडा से हम उन्हें पकड़ के इंडिया में उन्हें सज़ा दिलाते हैं। इस तरीके से था नेशनल इंटरेस्ट, उसको अपना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्ट्रगल है पावर का, ये आपने देख लिया। पावर क्या होते हैं? बहुत मीन्स और एंड्स है। पावर लेना मतलब कि जरिया भी वही है और अंत भी वही है, पावर ही है सब कुछ। ठीक है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कंडीशन है एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, लड़ाई झगड़ा जैसे कन्फ्लिक्ट जो अगर सब कुछ नॉर्मल हो तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ लड़ाई होगी, जहाँ कन्फ्लिक्ट होगा, वहीं हम पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट गिवन बर्थ टू पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल लेवल पे। वो कहते हैं अरुणाचल, अब चाइना वाले क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश हमारा है हमें दे दो। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि कश्मीर हमारा है हमें दे दो। तो यहीं से ही डिस्प्यूट राइज होता है ना, क्यों? अगर आप अपनी बाउंड्री को छोड़ के दूसरों की बाउंड्री पे इन्फ्रिंजमेंट या इंक्रोचमेंट शुरू करेंगे तो यहाँ से कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, और इसी का कारण होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जन्म लेना। तभी हम वॉर करवाते हैं और करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स प्रोसेस है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, एक रेजोल्यूशन पे आना। ठीक है,
कि असलियत में वो किसका पार्ट था। उसके बाद आता है इंटरनेशनल पर कॉन्टीन्यूस है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, चलता ही रहता है इंटरनेशनल पर। आज कुछ हुआ है, कल पुलवामा अटैक हुआ है, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं। ये आप देख सकते हो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी पार्ट है, किस तरीके से अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग दिखाना, ना कि दूसरों के हमले सहना। बिहेवियरल स्टडी हम किस तरीके से पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को लेकर, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, डिफरेंट विंग्स जो हैं वो कैसे डिस्कस करते हैं, वो सब हम पढ़ते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी होता है, ज्योग्राफिकल, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स को पढ़ते हुए ही हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बनाते हैं कि हिस्ट्री में हमारे साथ ऐसा हुआ था, उस टाइम की ज्योग्राफी ऐसी थी, उस टाइम लोगों की साइकोलॉजी इस तरीके से थी, अब कैसे चेंज हो गई है। तो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही रूल फ्रेम करते हैं और आगे कंट्री को रिप्रेजेंट उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। क्योंकि जो 1947 का इंडिया था वो बिल्कुल चेंज है 2020, 2023, 2024 के इंडिया से। तो इसके लिए ही हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हिस्टोरिकल देखना पड़ता है, ज्योग्राफिकल भी देखना पड़ता है और कल्चरल भी देखना पड़ता है। एनालिटिकल एंड साइंटिफिक स्टडी हम करते हैं, एम्फेरिकल स्टडी नहीं करते, इसमें एनालिटिकल हम एनालाइज करते हैं। डेवलपमेंट नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का डेवलपमेंट नेचर होता है कि कौन कितने औजार बना रहा है, किसके पास कितने वेपन्स है, किसके पास कितने न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, किसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है। ये सब चीज़ें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नेचर है, पार्ट है। ग्लोबल लेवल पे पढ़ा जाता है ये, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ कॉलोनिज्म मतलब कि आपकी जो कॉलोनीज थी, जैसे इंग्लैंड हमारे इंडिया में आके उन्होंने हमारे को गुलाम बना लिया था, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसे हम बोलते हैं नाम, जो आपने फोर्थ सेमेस्टर में भी अपना देखा होगा कि हम किसी के साथ नहीं है, हमारा अपना एग्जिस्टेंस है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जैसे अगर बाई चांस कोई वॉर होती है तो हम एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ नहीं खड़ेंगे, हमारा सबके साथ भाईचारा है। ये इंडिया का मेन फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है, ठीक है। ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जैसे हम सार्क के मेंबर हैं, G20 की अभी कितनी मीटिंग्स हो रही हैं, जैसे चंडीगढ़ में G20 की कितनी ज़्यादा मीटिंग्स हो रही है, आप देख सकते हैं रॉक गार्डन के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये क्यों पुनः इंटरनेशनल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग दिखाना, अपनी कंट्री की डेवलपमेंट दिखाना कि हम कहाँ स्टैंड बाय होते हैं फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और इकोनॉमिक वे के अंदर हम कहाँ तक एक्सेस कर चुके हैं और कहाँ तक हम एक्सीलेंस में आगे जा रहे हैं। उसके बाद देखो क्या है, डायनेमिक नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नेचर है वो चेंज होता रहता है, वो क्या होता है, डायनेमिक है। मतलब कि स्टैटिक नहीं है कि मैंने कुछ रूल बना दिए 2+2 तो हमेशा ही 4 होगा, नहीं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या होता है, आज जो कंट्री है कल इंडिया, कल वो मैप पे ही ना हो, ऐसे भी हो सकता है। यूक्रेन इतनी पावरफुल कंट्री बनी थी, इतना वॉर हो गया वहाँ, इतने असले वगैरह घेर रहे हैं, इतने क्राइम्स स्टार्ट हो गए वहाँ, तो क्या हो जाता है वो अब ख़त्म ही होता जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है एक पूरी की पूरी कंट्री किसी कंट्री का पार्ट बन जाती है, तो मैप को चेंज होने में टाइम नहीं लगता। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, एक डायनेमिक कंसेप्ट है। वर्ल्ड वॉर वन में देखा हमने, 2 में देखा, फिर हमारा क्या बना, कोल्ड वार बनाना शुरू कर दिया कि हम अब लॉर लड़ नहीं सकते, कितना खून खराबा होता है, तो हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। यूएसए कह रहा मैं पावरफुल हूँ, यूएसएसआर जो रशिया का पार्ट है वो कहता मैं पावरफुल हूँ। फिर 91 के अंदर वो टूट जाता है, उनमें से कंट्रियाँ बन जाती हैं डिफरेंट, चाइना बनी, रशिया बनी, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या एक डायनेमिक नेचर है, ऑलवेज चेंजिंग है, कॉन्टिन्यूस चेंज है। कल आप सुन लो किसी देश के साथ लड़ाई हो जाए तो ख़त्म है ना, फिर कोई एक तो ख़त्म ही होगा, ठीक है। तो चेंज इन दी नेचर, कैसे चेंज आ रहा है, आपने वो इसको कंक्लूजन का पार्ट ही है ये, ठीक है। जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है तो आपने उसको किस तरीके से समझाना है, आपको अपने आंसर को उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोल्ड कर देना है। जैसे स्कोप है, फॉर एग्जांपल कई स्टूडेंट है सिर्फ नेचर पढ़ के गए हैं, अब उन्हें आ गया स्कोप। आपने जो नेचर पढ़ा उसके आगे स्टडी लगा दो कि आपने वही चीज़ें, तो स्कोप मतलब कि आप किसके बारे में पढ़ते हो, स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट, स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल स्टडी, हम एनालिटिकल स्टडी कर रहे हैं। जो आपका नेचर है वो आपका थोड़ा थोड़ा स्कोप में भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने उसे ब्रॉड कंसेप्ट में समझा है। अगर आप रट्टे मार के सिर्फ जा रहे हो तो आप कुछ नहीं
कर सकते हैं। अगर आप समझ के जा रहे हो तो आपसे जो एग्जामिनर पूछेगा आपने 2 मिनट उस क्वेश्चन को समझना है, 2 मिनट अपने दिमाग में पूरी उसको लेके आ जाना किताब को कि किस तरीके से था, क्या मैंने कहानी समझी थी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शुरू कहाँ से हुआ था, कहाँ तक वो पहुँच चुका है। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आप कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आओगे, बकायदा वो 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन क्यों ना हो। तो यही आपका है कि आपने समझने के ऊपर फोकस डालना है, कि आपने अपने कंसेप्ट के ऊपर फोकस डालना है। कि आपको कोई 10 15 20 साल बाद भी वो प्रोविजन पूछे, वो पूछे कि अच्छा एरिस्टोटल ने पॉलिटिकल साइंस क्यों स्टार्ट करी थी, तो आपको पता होना चाहिए उसका नेचर क्या है। इस तरीके से ये है स्कोप इसका। स्टडी ऑफ स्टेट को पढ़ना, स्टेट के सिस्टम को पढ़ना, स्टडी ऑफ रिलेशन अमंग स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स के रिलेशंस पढ़ना, स्टडी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट पढ़ना, लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के नेशनल इंटरेस्ट, वो क्या इंटरेस्ट है उसका, उस कंट्री का क्या इंटरेस्ट है। अगर मैं अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट को पढ़ती हूँ तो मैं समझती हूँ वो इकोनॉमिक ज़्यादा पावरफुल होना चाहता है, ठीक है। अगर मैं इंडिया के कंसेप्ट को पढ़ती हूँ तो इकोनॉमिक के साथ साथ वो सोशल और कल्चरल भी पावरफुल होना चाहता है। क्योंकि आज तक इंडिया ने क्या सुना है कि इंडिया के लोगों का क्या है, थोड़े वीक है, इंडिया के कल्चर वीक है, इंडिया का क्या वीक है, सोशलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं हुई है इंडिया की, तो वो टेक्नोलॉजी के लिए वीक है। तो इंडिया इन सब चीज़ों में आगे बढ़ता जा रहा है इस तरीके से। तो इंडिया हर एरिया में डेवलपमेंट चाहता है, ये आपका नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है। और आपको किसी कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट कहाँ से पता लगता है? उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी से, उस कंट्री के लेटेस्ट पॉलिटिकल ट्रेंड और पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी से भी पता लगता है आप किस कंट्री में प्रेजेंट हो और वो कंट्री क्या चाह रही है, ठीक है। स्टडी ऑफ नेशनल पावर है, देखो उसके बाद आ जाता है आपका स्टडी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हम उसकी कंट्री इंटरनेशनल लॉ के बारे में पढ़ते हैं, उसने कितनी ट्रीटी साइन कर रखे, उस कंट्री ने कितने समिट्स कर रखे हैं, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। फॉरेन पॉलिसी को पढ़ते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये सारी चीज़ें रिपीटेटिव है, आई एम जस्ट स्क्रोलिंग डाउन, आप इसमें कोई भी चीज़ हो आप देख सकते हो। देखो जियो पॉलिटिक्स क्या होता है, रिलेशन है स्पेस एंड पॉलिटिक्स का। जियो मतलब कि अगर आप ऊपर जा रहे हो, ये एस्ट्रोनॉमी, आप स्पेस की बात कर रहे हैं, जैसे हम चंद्रयान, आप यहाँ डाल सकते हो मंगलयान का एग्जाम्पल, चंद्रयान का एग्जाम्पल, कि हम स्पेस तक भी डेवलपमेंट शो कर रहे हैं। नासा एंड इसरो, इसरो हमारा क्या है, इंडिया का स्पेस सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्च की, कि हम रिसर्च करते हैं ऊपर कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन सा प्लैनेट किस पोजीशन में आ चुका है, कहाँ कौन से ग्रह पे पानी है, कौन से पे नहीं है। जैसे हम मंगल और चंद्रयान पे जा चुके हैं, जियो पॉलिटिक्स है। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है उसका रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। वॉर एंड पीस के बारे में पढ़ते हैं। आइडियोलॉजीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी कंट्री की कैसी आइडियोलॉजी। जैसे आप मिलिट्रियलिज्म की जब भी बात आती है मिलिट्री की, तो हम पाकिस्तान में मिलिट्री रूल है, वहाँ आज प्रधानमंत्री बना है, कल कोई और मिलिट्री का जो भी रूलर होएगा कहेगा वो बन सकता है। इंडिया में डेमोक्रेटिक है, ठीक है। अब अगर आप चाइना की बात करोगे तो वहाँ क्या है, टोटलिटेरिज्म है। अपने बारे में उनका अपना ही गूगल सर्च सेंटर बना दिया उन्होंने, अपना ही जैसे हम कहते हैं अपने जीमेल यूज़ करते हैं, वो कहते हैं हमारी कंट्री की कोई इन्फॉर्मेशन बाहर लीक ना हो। वो अपने ही देखो कोरोना वायरस भी उन्होंने बनाया ऐसे रिसर्च कर करके, किस तरीके से, मतलब कि वो बीमारियां भी सबसे ज़्यादा मर रहे हैं, वो अपने एक आर्टिफिशियल सन मून बना रहे हैं। आप ये देख सकते हो किस लेवल पे चाइना जा रहा है, ठीक है। नेशनलिज्म के बारे में पढ़ते हैं हम, पॉलिसी किस तरीके से बनाते हैं, उस नेशन का कैरेक्टर कैसे है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका हिस्ट्री कैसी रह चुकी है। स्टडी ऑफ डिसआर्ममेंट, मतलब कि नाटो वगैरह की जो पॉलिसी आई थी, हम कितनी मिसाइल्स बना सकते हैं, कौन सा कंट्री कितना यूज़ कर सकता है वेपन्स को कि डिस्ट्रक्शंस ना हो। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में हुआ, जब अमेरिका ने उस पर क्या गिरा, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा, तो वहाँ के अभी तक जो लोग हैं उनका जो कल्चर, आप लाइफ साइकिल देखोगे कितना ख़राब है अभी तक, मतलब कि इस तरीके से उनकी सोशल डेवलपमेंट हो रही है। तो इस तरीके से वो चाहते हैं ज़्यादा वेपन्स ना बने। उसके बाद का स्टडी ऑफ इशू रिलेटेड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस के लिए हम बनाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी डे बना रहे हैं, इंटरनेशनल समिट्स हो रही हैं, इस तरीके से इंटरनेशनल प्रोटेक्शन के लिए। उसके स्टडी ऑफ इशू रिलेटेड ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, जितने भी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जैसे जीनोसाइड होता है कुछ कंट्री, जैसे अब ओसामा था, उसने क्या करा था,
एक अमेरिका में जाके इतने सारे लोगों को, पाकिस्तान का था, इंडिया में आतंक मचा रहा था, तो जीनोसाइड हो रहा था, इतने इतने लोगों को मरवा देते थे। जब 2008 में हमले हुए, ठीक है, 2011 26/11 अगर आप याद हो आपको कि नवंबर में क्या हुआ था, ताज होटल में वो कसाब पकड़ा गया, वो मुंबई में हमले करा रहे थे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनको सज़ा कहाँ मिली, इंटरनेशनली और भी मिली है, इंडिया के अंदर पकड़े गए, इंडिया में भी सज़ा मिली है। तो इन सब से क्या होता है, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करना, ठीक है, इन सब का जीनोसाइड ना हो। जैसे अब कई कई कंट्रीज़ हैं ज्यूज़ को मारना शुरू कर देती हैं, कई कंट्रीज़ क्या कर देती हैं, अच्छा हिंदुओं को मारना दूसरी कंट्री में शुरू कर देती हैं, कई सिखों को कि यहाँ सिख नहीं रहेंगे, इंडिया इज़ अमेरिका इज़ फॉर अमेरिकन्स। इस तरीके से अगर पॉलिसी आती है तो ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचा जाता है, तभी हम अपना ह्यूमन राइट्स डे बनाते हैं। ह्यूमन राइट्स डेक्लरेशन है 10 दिसंबर में आई थी 1948। तो आपने ये सब चीज़ें ऐड करनी है, इकोनॉमिक फैक्टर्स को पढ़ना, डेमोग्राफिक मतलब कि वहाँ कंट्री को पढ़ना, क्या उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, किस कंट्री, कौन सी कंट्री किस नेचुरल रिसोर्स में रिच है, स्पेशल एरियाज़, उनके लैंग्वेज कल्चर के बारे में पढ़ना, टेररिज्म कैसा रह चुका है, वहाँ जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं किस लिए आ रही हैं। जैसे अब इंडिया है धीरे धीरे करके हब बनता जा रहा है एमएनसीज़ का। क्यों बनता जा रहा है एमएनसीज़ का, क्योंकि वो अपने यहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करना चाहती हैं, चीप लेबर उन्हें आराम से मिल जाती है। तो इस तरीके से वो अपनी कंट्री में, हमारी कंट्री में आके अपनी कंपनी सेटअप करते हैं। जैसे आप देख सकते हो कितने सारे पिज़्ज़ाज़ ब्रांड्स हैं जो इंडिया में सेटअप हो गया, अपने आउटलेट्स उन्होंने यहाँ खोल रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में। कोका कोला आप देख सकते हो, लेज़ देख सकते हो, ये इंडिया की जनरेटेड कंपनीज थोड़ी है। डोमिनोज, दीज ऑल आर फ्रांसियन अमेरिकन कंट्रीज़ जो थी, उन्होंने आके यहाँ आउटलेट्स अपने सेटअप करे, ठीक है। न्यूक्लियर पावर को पढ़ना और उसके इफेक्ट को पढ़ना। तो आज हमने डिस्कस करा नेचर, मीनिंग, पावर, सब कुछ हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया। कोई भी आपको क्वेश्चन आता है आपने इस तरीके से मोल्ड कर देना है, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में ही इतना वास्ट चैप्टर है, इसे हमने कवर कर लिया है जो जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। सबसे पहले आपने इसके मीनिंग पे फोकस करना है, इसका मतलब क्या, आप इसके इंट्रोडक्शन पे फोकस करना है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। इट्स गिव मी अ मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोस, ठीक है। मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोस बनाने की, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, ठीक है। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। और उसके बाद अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो। SCP अड्डा के अंदर ही प्लेलिस्ट सेक्शन है, कोई भी आपको चैनल मतलब कि सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आपको उस प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। इन्वायरमेंट हो, एग्ज़ाम, इंग्लिश कई वीडियोस हो, सब कुछ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।